हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वैक्सीन के प्रकार। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वैक्सीन मतलब सबसे ज़्यादा पूछ रहा है टीकाकरण। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है, जो आपको करना है उसके बारे में हम उसका करेंगे अगला वीडियो। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अगला वीडियो लेके आऊँगी। अभी आप अपने वैक्सीन के प्रकार कर लेते हैं। देखो, बहुत सरल शब्दों में जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन जापानी इंसेफ्लाइटिस की। जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन जो होती है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये हो जाती है और एससी मोड या आईएम मोड द्वारा इसको दिया जाता है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात की जाए तो ये किस प्रकार की वैक्सीन होती है? ये निष्क्रिय वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो होती है कई प्रकार की होती है। मेन जो वैक्सीन होती है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। सक्रिय जो वैक्सीन होती है उनमें जीवित जीवाणु का जो जीवाणु होता है उसका कमज़ोर लिया जाता है, कमज़ोर जीवाणु लिया जाता है, या बोल सकते हैं कि मृत जो कमज़ोर जीवाणु लिया जाता है, या बोल सकते हैं कि जिंदा जीवाणु लिया जाता है। और जो निष्क्रिय होता है उसमें मृत जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? निष्क्रिय। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस किस प्रकार की वैक्सीन है? निष्क्रिय वैक्सीन है। बात करते हैं रूबेला। रूबेला किस प्रकार की वैक्सीन है? रूबेला एक सक्रिय वैक्सीन है। देखो, वैक्सीन जो होती है ना, आप इस प्रकार से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वैक्सीन हमें जीवन भर या लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें हम बोलते हैं सक्रिय वैक्सीन। इनके लिए हमें बार बार हमको इनके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती इनको लेने की। एक बार हमारा लग गया इसका टीका तो उस जीवन भर ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। जिनके लिए मेन वैक्सीन बनी है जैसे कि चेचक वगैरह, ये सारी जो वैक्सीन होती हैं ये सक्रिय वैक्सीन में ही आती हैं। तो रोबेला कैसी वैक्सीन है? रोबेला सक्रिय वैक्सीन है। रोबेला कैसी है? सक्रिय। इसको ऐसे याद रख सकते हो, रूबी नाम की एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, या रूबी नाम की एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो रोबेला कैसी वैक्सीन है? रोबेला एक सक्रिय वैक्सीन है। इसके बाद करेंगे बीसीजी वैक्सीन की। बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन ये होती है। बीसीजी वैक्सीन कैसी होती है? सक्रिय वैक्सीन होती है। 1978 में ही इसको टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था। बीसीजी वैक्सीन को आईडी मोड से दिया जाता है और जन्म के तुरंत बाद ये दी जाती है ना। और 0.05 ml इसकी मात्रा दी जाती है। लेकिन यदि इसकी मात्रा जन्म के तुरंत बाद यदि किसी कारण से नहीं दे पाए, जैसे कि माँ बीमार हो जाए या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को 1 साल के अंदर अंदर इसको दे देना चाहिए। आज ये इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, और इसके अलावा ये बाएं भुजा पर दी जाती है, ये भी याद रखना। कहाँ दी जाती है? बीसीजी बाईं भुजा पर दी जाती है। अगला बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का अगर पूछेंगे कि किस प्रकार की बीमारी है, तो हेपेटाइटिस बी जो होती है बहुत गंभीर संक्रामक बीमारी होती है। और हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की वैक्सीन है? निष्क्रिय वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलती है? हेपेटाइटिस ए जो होता है दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा फैल जाता है। किसके द्वारा? या तो दूषित जल द्वारा या दूषित भोजन द्वारा फैल जाता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, किस प्रकार की वैक्सीन होती है? हेपेटाइटिस ए निष्क्रिय वैक्सीन होती है। जबकि अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है या तो यौन संबंध द्वारा फैलता है या रक्त संबंध द्वारा। हेपेटाइटिस बी या तो यौन संबंध द्वारा फैलता है या किसके द्वारा फैलता है? रक्त द्वारा फैलता है। ये किस प्रकार की वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। कैसी? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। जबकि हेपेटाइटिस ए कैसी होती है? एक निष्क्रिय वैक्सीन होती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी कैसी होती है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोल सकते हैं, या पुनः संयोजी वैक्सीन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। पुनः संयोजी वैक्सीन बोल सकते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं आए और निष्क्रिय सक्रिय आए तो इसको हेपेटाइटिस बी को हम निष्क्रिय वैक्सीन बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन पोलियो वैक्सीन की। पोलियो जो वैक्सीन होती है, पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ओपीवी और एक होती है आईपीवी। आईपीवी को ही हम एफआईपीवी बोलते हैं, मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओपीवी जो होती है वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, मतलब ये सक्रिय वैक्सीन होती है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? सॉविन ने की थी। सॉविन ने इसकी खोज की थी। जबकि जो आईपीवी है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये निष्क्रिय वैक्सीन होती है। इसको आईडी मोड से दिया जाता है और इसकी जो खोज की थी वो साल्क ने की थी। किसने की थी? साल्क ने इसकी खोज की थी।
ठीक है। तो ओपीवी जो होगा वो सक्रिय वैक्सीन, या ये बोल सकते हैं जो सोविन की वैक्सीन है, सोविन की वैक्सीन सक्रिय वैक्सीन होती है। सोविन की वैक्सीन कैसी होती है? सक्रिय वैक्सीन होती है। जबकि जो सॉल्क की वैक्सीन होती है वो कैसी होती है? साल्क की वैक्सीन निष्क्रिय वैक्सीन होती है। ठीक है, तो याद रखना ओपीवी कैसी है? सक्रिय वैक्सीन है। आईपीवी कैसी है? निष्क्रिय वैक्सीन है। आईपीवी को हम और क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं। बात करते हैं अपन डीपीटी की। डीपीटी कैसी वैक्सीन है? डीपीटी टॉक्साइड वैक्सीन होती है। डीपीटी कैसी वैक्सीन होती है? टॉक्साइड होती है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ये तीनों की होती है। और इसको कौन सी वैक्सीन बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैसी क्या शामिल है? टिटनेस, इसलिए इसको टॉक्साइड वैक्सीन बोलते हैं। इसके अलावा ये अगर टॉक्साइड ऑप्शन में नहीं आता है तो इसको हम निष्क्रिय वैक्सीन भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब अगर टाइफाइड ऑप्शन नहीं है, सिंगल टॉक्साइड ऑप्शन में नहीं आए, सिंगल आ जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और डीपीटी की जो वैक्सीन होती है वो आईएम मोड से दी जाती है। इसकी शुरू की जो 3 डोज होती है 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे व्यापम वाले कि इसको अलग अलग तोड़ के पूछ रहे हैं। जैसे कि क्या पूछ लेते हैं, डिप्थीरिया की वैक्सीन कब दी जाती है? तो पता होना चाहिए 6वें, 10वें और 14। पर्टूसिस की वैक्सीन कब दी जाती है? तो 6वें, 10वें और 14। टिटनेस की वैक्सीन कब दी जाती है? 6वें, 10वें और 14। ये आपको पता होना चाहिए तो डीपीटी के बारे में। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इसको वैक्सीन को हम डीपीटी बोलते हैं। किस माई मोड से दी जाती है? आईएम मोड से दी जाती है। जो जांग में इसको दिया जाता है, बाई जांग में, और 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। रोटा वायरस जो वैक्सीन होती है वो जीवित होती है। जितनी भी ओरल वैक्सीन होगी, जो भी ओरल वैक्सीन होगी वो कैसी होगी? वो ओरल वैक्सीन जो भी होगी वो क्या होगी? सक्रिय वैक्सीन होगी। रोटा वायरस वैक्सीन को कब वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया था? 2016 में। रोटा वायरस वैक्सीन को कब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था? 2016 में इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था। किस प्रकार की वैक्सीन है ये? जीवित वैक्सीन है। ये बच्चों को डायरिया से रोकने के लिए दी जाती है। रोटा जो वायरस वैक्सीन होते हैं इसकी दो प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। एक होती है रोटा रिक्स और एक होती है रोटा टैक। एक रोटा रिक्स होती है और एक रोटा टैक होती है। रोटा रिक्स की 2 खुराक दी जाती है और जो रोटा टैक होती है उसकी 3 खुराक दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चों को 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में ये दी जाती है। 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में इसको दिया जाता है। बात करते हैं एमएमआर वैक्सीन की। मम्स, मीजल्स, रूबेला, ये जो वैक्सीन है 2017 में इसको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ये किस प्रकार की वैक्सीन होती है? जीवित वैक्सीन होती है। आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 दिन से कि 2 वैक्सीन के बीच कितना गैप होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। तो एमएमआर की जो वैक्सीन होती है, खसरे की वैक्सीन की पहली डोज कब दी जाती है? 9 महीने में दी जाती है। और दूसरी डोज कब दी जाती है? 16 महीने में, 16 से 24 महीने में दी जाती है। तो लगभग 7 महीने का गैप इसमें रहता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एमएमआर की जो वैक्सीन होती है इसका मार्ग क्या होता है? सबक्यूटेनियस मोड द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछे सबक्यूटेनियस जो मोड होता है वो कितने डिग्री पर लगाया जाता है? तो सबक्यूटेनियस मोड जो होता है वो 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन चेचक वैक्सीन की। चेचक वैक्सीन भी किस प्रकार की है? जीवित वैक्सीन है। चेचक हुई, खसरा हुई, है ना, बीसीजी हुई, ये सारी कैसी होती हैं? ये जीवित वैक्सीन होती हैं। मैंने ये हम जीतेंगे बैच में ट्रिक द्वारा भी करवाई है। जिन लोगों ने बैच लिया होगा उनको ट्रिक डली होगी एक बार रिवीजन कर लेना ट्रिक से, तो दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाएगा। खसरे की वैक्सीन की बात करें तो खसरे की वैक्सीन भी कैसी है? जीवित वैक्सीन है। एमएमआर, चेचक, खसरा, ये कैसी हैं? जीवित वैक्सीन है। तीनों याद रखना। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो कैसी होती है? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन निष्क्रिय होती है। कब कब दी जाती है? 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। इसको एच भी बोलते हैं, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ ये दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी, तब से ये दी जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सारे लोगों को पढ़ाई बंद नहीं करना है। पीसीएम सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया हुआ है, या आपने जो बायोलॉजी से बीएससी किया हुआ है, आपने बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी किया हुआ है, या आपने बीएससी बायोटेक से किया है, या आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो आप फटाफट एफएसओ का फॉर्म डाल दीजिए। 27 तारीख लास्ट डेट है। फिर बाद में पता चलेगा फिर नहीं भर पाओगे, क्योंकि ये वैकेंसी ही 17 साल बाद आई है।
छुपी हुई ये वैकेंसी थी और इसमें मेंस होना नहीं है, ओनली वन डे एग्ज़ाम है। और सबसे मेन बात है कि व्यापम जैसे इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना है, इसमें OMR सीट पर एग्ज़ाम होना है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो एक ही जगह पे सेंटर पता होगा कि आपको यहाँ पे सेंटर मिलेगा और सबका सेम पेपर होगा, तो इसलिए सारे लोग उसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। हमने उसका बैच लॉन्च कर दिया है। हमारा जो बैच है और हमने ट्रिकी बैच है हमारा, क्योंकि इसमें कठिन कठिन फैक्ट हैं जो बिना ट्रिक के याद नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको ट्रिक्स द्वारा पूरा आपको तैयार करवाएंगे। इसमें आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे ई बुक के रूप में, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, संपूर्ण सिलेबस A और B के रूप में पूरा पार्ट कवर रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे, सारे नोट्स बहुत इजीली लैंग्वेज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि मार्केट की बुक से आपको इतना पढ़ाई में नहीं आता है, जिनके पास समय नहीं रहता है, लेकिन हम इजी लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आरंभ के जो 100 स्टूडेंट हैं वो हो चुके हैं 1999। अब 101 से जो 150 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो चार्ज रखा गया है वो 2999 रखा गया है। ऑलमोस्ट 135-136 बच्चे हो चुके हैं। जैसे ही 15 लोग और कंप्लीट होंगे इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। तो फटाफट GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स को जल्दी से एनरोल करा लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। बहुत शानदार आपको तैयारी कराऊंगी, अपन कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, सारे टॉपिक सारे फैक्ट बहुत इजी लैंग्वेज में याद कर लेंगे। बात करते हैं प्रीलिम्स की ट्रिकी बैच की। प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच भी हमारा रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है। 25 अप्रैल से इसकी क्लासेस हैं और FSO की क्लास 5 अप्रैल से है। पहली क्लास से ही ज्वाइन कर लेना। रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं। इसका भी आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999, उसके बाद इसका जो चार्ज है वो 4999 हो जाएगा। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए GK विद आकांक्षा शर्मा और उसका कोर्स को एनरोल करा लीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 10 अप्रैल से स्टार्ट हैं। ओनली 499 चार्ज है ये शुरू के 50 लोगों को। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे ही इसमें करवाया जाएगा, ये सारे टॉपिक इसमें करवाए जाएंगे। तो जो भी लेना चाहता है फटाफट अपना कर लीजिए। और फूड इंस्पेक्टर का तो फॉर्म भरना ही स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट भरिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और अगर एक अच्छी जॉब आपको लेना है, सिक्योर जॉब आपको लेना है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक अधिकारी की जॉब है, एक अपर लेवल की जॉब है, सब कुछ इसमें है। एक बोलते हैं ना, नाम, पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ इसमें है, तो आप इसको ले सकते हैं। और जो सपना होता है अधिकारी बनने का वो उससे पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया की जो वैक्सीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, निष्क्रिय भी होती है और सक्रिय भी होती है। इसके अलावा इसको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन भी बोला जाता है ना। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के अंतर्गत भी आती है। निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अलावा ये वायरल के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है, और ये फंगल, ये तीनों के कारण ही निमोनिया होता है। ये इसमें क्या होता है, फेफड़ों में बलगम भर जाता है, जिससे फेफड़ों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है। इसकी जो वैक्सीन होती है ये कब कब दी जाती है, 6वें वीक, 14वें वीक और 9वें महीने में इसको दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं PCV वैक्सीन, मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन इसको बोला जाता है। ठीक है। बात करते हैं अपन रेबीज की, जो ये जानवरों के काटने से हो जाता है ना। और इसको लॉकजा भी बोलते हैं, इसमें जबड़ा जो होता है लॉक हो जाता है। इसके अलावा ये किस प्रकार की वैक्सीन है, निष्क्रिय वैक्सीन होती है। रेबीज कैसी वैक्सीन होती है, निष्क्रिय वैक्सीन होती है। पोलियो के अभी मैंने बताया सक्रिय निष्क्रिय दोनों होती है। टाइफाइड क्या होता है, जब शरीर में टाइफाइड प्रभावित करता है तो टाइफाइड का बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफी द्वारा होती है, तो उसने हमारे शरीर को प्रभावित कर दिया। यदि हमारे शरीर में उसके लक्षण उत्पन्न हो गए, हमारी तबीयत बिगड़ने लगी है, बुखार आने लगा है, पूरा का पूरा चिड़चिड़ी मचने लगी है, भूख नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें होने लगी है, तो मतलब तो आपको वैक्सीन दी जाएगी सक्रिय। लेकिन टाइफाइड के बैक्टीरिया तो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन उसने अभी आप पर उसका कोई प्रभाव आप पे छोड़ा नहीं है, भविष्य में ये प्रभाव ना छोड़े, इसलिए हम इसकी निष्क्रिय वैक्सीन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इस टाइफाइड को सक्रिय निष्क्रिय बोलते हैं, इसको सम्मिलित रूप से पैराटाइफाइड बोलते हैं। ठीक है। पीलिया की वैक्सीन, पीलिया का जो वैक्सीन होती है वो कैसी वैक्सीन होती है, पीलिया की वैक्सीन निष्क्रिय वैक्सीन होती है। ठीक है। जल दूषित भोजन द्वारा होती है। HPV जो होता है ह्यूमन पैपिलोवायरस वैक्सीन होती है। ये जो होती है संयुग्मी या सब यूनिट वैक्सीन होती है, इसको संयुग्मी सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन कैसी होती है, कोविड-19 की जो वैक्सीन होती है वो mRNA वैक्सीन कहलाती है। कोविड-19 की वैक्सीन कैसी कहलाती है,
mRNA की वैक्सीन कहलाती है, जो mRNA द्वारा जीव व्यक्ति के जीन से ही निकाल कर उसी से ही बनाई जाती है। एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स वायरस के कारण होती है, ये किस प्रकार की वैक्सीन होती है? ये निष्क्रिय वैक्सीन होती है। जो एंथ्रेक्स वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है? निष्क्रिय वैक्सीन होती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ईस्ट का बेस्ट सोर्स है, या ईस्ट किस विटामिन का बेस्ट सोर्स है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये तो वीडियो हो गया। अब अगला वीडियो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग लाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।